Welcome everyone. We are working on your second unit एंड सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर है थर्ड महात्मा गांधी। अभी तक हम जो है गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में। इसके बाद जो है हमने महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों को भी समझा है। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप उन तीनों वीडियो से थ्रू हो जाएं। इसके बाद हम ये आज एक अलग से 16 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का, वो हम शुरू करने वाले हैं। साध्य एवं साधनों संबंधी गांधी जी का सिद्धांत, गांधी थ्योरी ऑन एंड्स एंड मीन्स। ये बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है कि साध्य और साधन होते क्या हैं। अगर आपको राजनीतिक विचार अगर आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो साध्य जो है यानी कि एंड्स और साधन यानी कि मीन्स। एंड्स का मतलब है कि जो लक्ष्य है, साध्य का मतलब लक्ष्य है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जो भी जरूरी संसाधन यूज़ करते हो वो साधन होते हैं। ठीक है, तो ये साध्य और साधन का कंसेप्ट है। महात्मा गांधी जी साधारण और शब्दों में सिंपल तरीके से कहते थे कि साधन आप पवित्र रखो तो साध्य अपने आप से ही पवित्र हो जाएगा, साध्य अपने आप से ही सफल हो जाएगा। उनके सिद्धांत का सार यह है कि अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों का भी अच्छा होना अनिवार्य है। अनैतिक और अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त किया गया साध्य वास्तव में अच्छे नहीं हो सकते हैं। उनका ये विचार था कि अच्छे साध्य केवल अच्छे साधनों द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। गांधी जी ने साधनों की तुलना बीज से, एक साध्य की तुलना वृक्ष की है कि एक अगर बीज अच्छा जा रहा है तो फल भी और वृक्ष भी वैसा ही होगा जिसका आपने बीज बोया है। अगर आप बीज बबूल का बो रहे हो तो उस पर आम कैसे हो सकते हैं? जब तक आप बीज आम का नहीं बोएंगे तभी आप आम का फल प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। तो इस तरह से ये छोटा सा 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा शुरू होता है साध्य और साधनों पर। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि यदि साध्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। इस विचार का खंडन इटली के एक प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री हुआ करते थे, मैकियावली। मैकियावली जो है थोड़ा सा उनके विचार गांधी जी के काफ़ी उल्टे थे। उनका ये मानना था कि आप लक्ष्य अच्छा लेकर चलो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चाहो वो साधन इस्तेमाल करो। यानी कि साध्य अच्छा होना चाहिए आपका, साधन चाहे कुछ भी इस्तेमाल करो, चाहे हिंसा करो, चाहे कत्ल करो, या किसी का शोषण करो, कुछ भी करो, लेकिन आप उसको शाम दाम दंड भेद लगाकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लो। गांधी जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। वो इस विचार का खंडन करते हैं पूरी तरह से और वो साधनों की वैधता पर बल देते हैं। उनका विचार है कि साधनों का साध्य से अब बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। साध्य यद्यपि कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसकी प्राप्ति के लिए साधनों का भी अच्छा होना अति अनिवार्य है। अनैतिक या अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त किया गया अच्छा साध्य भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। यह हिंसा के प्रयोग द्वारा अच्छे साध्य की प्राप्ति भी कर ली जाए यदि, तो वह साध्य अधिक समय तक टिक ही नहीं सकता है। गलत साधनों के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया गया साध्य किसी का हित भी नहीं कर सकता, किसी के लिए कल्याणकारी भी नहीं हो सकता। फिर ये दूसरा पॉइंट कहते हैं कि साध्य और साधनों में समरूपता अनिवार्य है। यानी कि साध्य और साधन अलग अलग नहीं होने चाहिए, दोनों के जो रूप हैं एक जैसे होने चाहिए। इन दोनों में अटूट संबंध है साधन और साध्य में, और उनको एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी नहीं कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार साध्य एवं साधनों में एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, आंगिक यूनिटी, यानी कि अंग भी एक जैसे हैं उनके। इस एकता के कारण साध्य और साधनों का उचित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। गांधी जी इस विचार को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि साध्य साधनों को निश्चित करते हैं। नहीं, दोनों जो है बराबर समरूप, बराबर सही होने चाहिए। हिंसक साधनों द्वारा शांतिपूर्ण समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। गांधी जी इस विचार के थे कि विश्व के इतिहास में युद्ध या शस्त्र आंदोलनों में स्थायी साध्य की प्राप्ति नहीं की। युद्धों के पश्चात भी शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा ही समस्याओं का समाधान किया जाता रहा है। कहने का मतलब यह है कि साधन आप अच्छे ही रखें, साध्य आप अच्छा लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, इसी तरह से आपके साधन भी अच्छे होने चाहिए। वो कह रहे कि देखिए, वैश्विक शांति कभी युद्धों द्वारा नहीं हो सकती। आपका उद्देश्य है वैश्विक शांति लेकर आना, तो वैश्विक शांति अगर आपको लेकर आ रही है तो वो युद्ध करके, यानी कि युद्ध एक यहाँ साधन के तौर पर मैं बता रही हूँ कि युद्ध के द्वारा कभी भी नहीं आई। हमेशा ही वैश्विक शांति आपस में मिलकर बैठकर देशों ने सुलझाई है, ना कि युद्ध करके। तो इस तरह से क्या बताने की कोशिश करें कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके भी आप समस्याओं का बातचीत करने वाले साधनों का इस्तेमाल करके
भी आप जो है वैश्विक शांति यानी कि लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे। तो इस तरह से समरूपता की अनिवार्यता हो गई। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट, साध्य की वैधता से साधनों की पवित्रता पर अधिक बल। यानी कि साध्य की जो वैधता है, यानी कि पवित्र साधनों का प्रयोग किया जाएगा तो स्पष्ट है कि साध्य भी पवित्र और वैध होंगे। वैध यानी कि सभी को मान्य। इस कारण गांधी जी ने साध्य की वैधता की जगह साधनों की पवित्रता पर बहुत अधिक बल दिया है, क्योंकि साधनों की पवित्रता में ही पवित्र साध्य उत्पन्न होते हैं। यानी कि साधन सबसे अधिक सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, नैतिक तौर पर सही होना चाहिए, तभी आपका साध्य जो है वो उचित कहलाएगा। एक उदाहरण भी देते हुए कहते हैं कि 1920 में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तब क्या हुआ था, एक पूरा पीक पर था, अच्छे साधनों का इस्तेमाल होता रहा। वो उस आंदोलन में सफल भी हो जाते हैं शांतिपूर्ण तरीके द्वारा। लेकिन 1922 में क्या होता है, चोरा चोरी की घटना हो जाती है, जहाँ पर 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला देती है उग्र भीड़। तो ऐसे में गांधी जी क्या कहते हैं कि देखो, साधन जब तक अच्छा था, हमारा आंदोलन सही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन अब चूंकि भीड़ ने इतनी बड़ी हिंसा कर दी है, गलत साधन का इस्तेमाल कर दिया है, तो ऑब्वियसली इससे जो असहयोग आंदोलन से, इस साधन, हिंसक साधन का इस्तेमाल करने से जो हमें अगर स्वतंत्रता मिल भी गई, तो वो स्वतंत्रता मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता से स्वतंत्रता खत्म हो जाना ही सही है। इसीलिए वो क्या करते हैं, इस अहिंसक घटना की वजह से आंदोलन को ही खत्म करने की घोषणा कर देते हैं। तो इस तरह से उनके लिए साधनों की पवित्रता इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और उनके लिए स्वतंत्रता जैसा साध्य भी तभी वैध या मान्य था जब साधन उचित या यूं कहें कि अहिंसक साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर आता है चौथा पॉइंट, साधनों की पवित्रता साधनों की वैधता सिद्ध करती है। यहाँ पे भी सेम तीसरे पॉइंट जैसा ही कुछ एक्सप्लेन किया है। गांधी जी इस विचार के थे कि बुरे साधनों का प्रयोग अनेकों बुराइयों को जन्म देता है, ऐसा उनका मानना था। बुरे साधनों के प्रयोग द्वारा प्राप्त किए गए साध्य की वैधता कुछ समय के पश्चात उन व्यक्तियों की दृष्टि में ही समाप्त हो जाती है। यानी कि उन व्यक्तियों के लिए ही उस साध्य की जरूरत खत्म हो जाती है अगर गलत साधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो। जो व्यक्ति उस साध्य को पहले उचित समझकर गंदे साधनों के प्रयोग द्वारा उसकी प्राप्ति करने के पक्ष में होता है, ये ऐसा व्यक्ति जो है अपने साध्य की वैधता खुद से ही खो लेता है। गांधी जी का ये भी मानना था कि मानवीय सोच अथवा मानवीय मानसिकता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि अच्छे साध्य की प्राप्ति बुरे साधनों द्वारा की जा सकती है। वही सेम यहाँ पे पॉइंट फिर से रिपीट कर दिया गांधी जी ने। फिर हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, इम्पोर्टेंट है, साधन मानवीय नियंत्रण में परंतु साध्य की प्राप्ति मानवीय नियंत्रण के बाहर। बहुत ही आध्यात्मिक तौर पर इन्होंने ये बात कही है कि मनुष्य जो है साध्य निर्धारित तो कर लेगा, लक्ष्य निर्धारित तो कर लेगा, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में तो सिर्फ क्या है, साधनों का प्रयोग करना, ऐसे साधनों का प्रयोग करना जो उसकी साध्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो वो उसके हाथ में है। कहने का मतलब ये है, उन्होंने गीता से एक बहुत अच्छे से इस चीज़ को उठाया कि कर्म करो, कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यानी कि साधनों का इस्तेमाल करना ही मनुष्य के नियंत्रण में है, ना कि फल की इच्छा करना, ना कि साध्य के बारे में सोचना। आप जस्ट अपने साधनों का उचित प्रकार से प्रयोग करते जाओ, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है साध्य। जैसे कि कर्म करने पर फल क्या मिलेगा ये आपको नहीं पता है, तो वही है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। साधन वास्तव में कर्म है, साध्य फल है। और इसके अलावा जो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्मों में परिवर्तन भी कर सकता है अगर वो चाहे। तो अच्छे कर्म, मान लो कि साध्य तो अच्छा डिसाइड कर लिया, लेकिन बुरे साधनों द्वारा वो इस साध्य को प्राप्त करना चाह रहा है। गांधी जी कहते हैं कि समय नहीं बिगड़ा है, समय अभी भी दूर नहीं गया है। आप अभी से अच्छे साधनों को यूज़ करना शुरू कर लो, अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, आपका जो साध्य है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से वो अपनी पांचवें जो पॉइंट को रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं छठे पॉइंट पे, साध्य एवं साधन परिवर्तनशील। ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि साध्य और साधन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो आपने साध्य डिसाइड किया है आज के दिन, हो सकता है कल जाकर वही एक साधन के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। इसको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि उदाहरण के माध्यम से आपको मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था तो हमने साध्य क्या निर्धारित किया था, क्या लक्ष्य निर्धारित था, स्वतंत्रता प्राप्ति करना। और उसके लिए साधन हमने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, जैसे कि असहयोग करना, असहयोग आंदोलन चलाना,
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, अंग्रेजों का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए दिन प्रतिदिन जो है नए नए आंदोलन चलाने के साथ साथ प्रार्थना पत्र देना, एप्लीकेशन देना, ब्रिटिश संसद के सामने देश की व्यथा बताना, ये सारे साधन हमने इस्तेमाल कर दिए थे स्वतंत्रता का साध्य प्राप्त करने के लिए। अब स्वतंत्रता मिल गई, साध्य लक्ष्य हमें मिल गया। अब क्या है, स्वतंत्रता के बाद आदमी क्या चाहता है? स्वतंत्रता के बाद चाहता है इंसान की गुलामी खत्म हो जाए और जो देश का आम नागरिक है उसका विकास हो सके। तो अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ, जो हमारा साध्य स्वतंत्रता थी वो ही अब साधन बन गई है, और हमारा साध्य क्या हो गया है? लोगों का विकास करना। अब स्वतंत्रता साधन हो गई है, तो स्वतंत्रता के साधन बनने में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल गई, आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई, राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई। अब इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति का अधिक से अधिक कल्याण करना, भारतीय व्यक्ति का अधिक से अधिक कल्याण करना, ये साध्य हो गया है। तो कोई साध्य अंतिम रूप में केवल साध्य नहीं रहता, बल्कि समय परिवर्तन के साथ वो भी साधन बन जाता है। यहाँ पर एक गांधी जी ने, मैं आपको फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, गांधी जी ने विचार प्रस्तुत किया कि कोई भी साध्य अंतिम नहीं होता, क्योंकि वह साध्य भी किसी उच्च साध्य की प्राप्ति का एक साधन बन जाता है एक समय आने पर। जैसे कि विदेशी गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य साध्य था, परंतु यह साध्य भारतीय राष्ट्रीय जीवन की कोई अंतिम अवस्था नहीं कही जा सकती। भारतीय स्वतंत्रता भारत एवं भारतीय लोगों के सर्वपक्षीय विकास के लिए अनिवार्य है। इस अवस्था में भारत की स्वतंत्रता एक साधन और सर्वपक्षीय राष्ट्रीय विकास एक साध्य बन गया है। यदि इसका और अधिक विश्लेषण किया जाए तो भारत का सर्वांगीण विकास भी किसी उच्च मानक साध्य के लिए साधन का रूप धारण कर लेगा। इस तरह से क्या है, रोटेशन चलता ही रहेगा। आज कोई साध्य है वो कल साधन बन जाएगा, कल जो साधन है वो साध्य बन जाएगा। इस तरह से ये साध्य एवं साधन निरंतर परिवर्तनशील है। 7वां पॉइंट बहुत ईजी है, फिर से वैसा सा ही रिपीट कर दिया है जो मैंने लास्ट पॉइंट्स करवाए थे। मनुष्य अपनी इच्छा से कर्मों में परिवर्तन कर सकता है। गांधी जी के विचार के अनुसार केवल साधनों का जो पवित्र एवं न्यायपूर्ण होना ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि साध्य भी उचित एवं न्यायपूर्ण होने चाहिए। ये नहीं कि साधन तो अच्छे इस्तेमाल कर रहे हो, साध्य जो डिसाइड किया वो कोई गलत है। गांधी जी का ये विचार है कि एक साध्य की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग उस साध्य को भिन्न भिन्न रूप प्रदान कर देता है। इसलिए कोई एक साध्य डिसाइड करो और उससे रिलेटेड कुछ सिमिलर समरूप ही साधनों का इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा भी कि यदि मैं आपको तुम्हारी घड़ी से वंचित करना चाहता हूँ तो इसलिए मुझे अवश्य ही लड़ना होगा। यदि मैं आपकी घड़ी खरीदना चाहता हूँ तो मुझे इसकी कीमत देनी पड़ेगी। मेरे द्वारा प्रयोग साधन के अनुसार घड़ी चोरी की संपत्ति अथवा मेरी संपत्ति या फिर दान में प्राप्त की संपत्ति हो सकती है। हम देखते हैं कि 3 भिन्न भिन्न साधनों से 3 भिन्न भिन्न परिणाम निकलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने घड़ी का एग्जाम्पल देकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि मुझे आपसे आपकी घड़ी लेनी है, कैसे लूँ? चोरी करके ले लूँ, या आपसे ख़रीद के ले लूँ, या आपसे भीख मांग लूँ उसकी। तो 3 तरीके हैं मेरे पास। मुझे साध्य क्या है? साध्य घड़ी लेना है कि मुझे घड़ी तो मिल जाएगी आपकी, लेकिन 3 तरीक़ों से मिलेगी। मैं चोरी कर लूँ, या फिर कीमत दे दूँ उसकी, या फिर क्या करूँ, आपसे भीख मांग लूँ। तो उन्होंने सिंपल शब्दों में कहा इन तीनों में से सबसे सही क्या है कि आपको उस घड़ी की कीमत अदा करके मैं ले लूँ। चोरी करना भी सही नहीं है, भीख मांगना भी सही नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि गांधी जी ने बताया कि मनुष्य अपनी इच्छा से अपने कर्मों में परिवर्तन कर सकता है और उससे वो अनुचित साध्य को भी उचित साध्य में कन्वर्ट कर सकता है। इसके साथ ही आप ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन करवाया, 7 पॉइंट्स मैंने इसमें करवाया, आप इसमें कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। वैसे तो मैं हर 16 नंबर के क्वेश्चन में बोलती हूँ कि कंक्लूजन जरूर से जरूर लिखो। पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर 2 डेफिनेशंस लिखो, फिर आप पॉइंट्स लिखो, फिर कंक्लूजन पे आओ। एक परफेक्ट 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से आप ये साध्य और साधन का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। होपफुली आप आगे भी अच्छे से इसको कंटिन्यू रखेंगे। Thanks for watching the video.